Fine. So today we will be dealing with the topic called pipe and system. Now this topic is again very similar to the topic of work, time and work, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर कोई पाइप किसी वेसल को या किसी सिस्टम को, सिस्टम मतलब होता है वेसल, ठीक है, और पाइप मीन्स द सिंपल पाइप दैट वी सी। अगर कोई पाइप किसी सिस्टम को भर रहा है, इफ इट इज फिलिंग द पाइप, देन द वर्क डन, उस केस में जो उसका वर्क डन होता है दैट वी टेक एज पॉजिटिव। इफ इट इज एम्प्टीइंग द पाइप, देन वी कंसीडर द वर्क डन एज नेगेटिव। दो चीजें हैं यहाँ पे। अगर पाइप को भरा जा रहा है तो हम लोग वर्क डन या फिर टाइम टेकन इसको अपन पॉजिटिव लेंगे। इफ द रिवर्स इज हैपनिंग देन वी विल टेक इट एज नेगेटिव। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि अगर कोई पाइप एक घंटे में, अगर if the pipe is filling the whole system in A hours, so in 1 hour it will do 1 by A of the work. तीसरी चीज क्या है, अगर दो पाइप्स लगे हुए हैं and they both are engaged in filling the pipe, in filling the system, then what we will do is we will add the work done of both the pipes and then we will calculate the final work done. The whole topic is similar to the topic of time and work that we have already discussed. Now I will directly, there is no point in reading the concept here. I will directly jump to the questions and then I will solve one question for you and then we will see, and I hope most of the concepts will get cleared in that question. The question is, a tank is emptied by 2 pipes and filled by a third. The first two can empty the tank in 2 and 3 hours respectively, and the third can fill it in 4 hours. How much time will it take to empty the tank 4/5 full when all the 3 are open? The condition is here, एक कोई सिस्टम है, एक कोई टैंक है इस तरीके से, ठीक है। नाउ देयर आर 2 पाइप्स, दो इनलेट है और एक, आई मीन 2 आउटलेट है और एक इनलेट है। ये आउटलेट 1, ये आउटलेट 2, और ये जो हो गया, दिस इज माय इनलेट। अब इसमें हो क्या रहा है कि दिस कैन एम्प्टी द टैंक इन 2 hours, this can empty the tank in 3 hours, while this can fill the tank in 4 hours. Fine. अब इन्होंने ये बोला कि जो हमारा टैंक है सर, ये 4/5 of the tank is full. 4/5 of the tank is full. तो अब मुझे बताना है कि what will be the total time taken? What will be the total time taken to empty whole tank when all the pipes are open? अब यहाँ पे इसको अपन प्लस साइन ले लेते हैं, इसको अपन माइनस साइन ले लेते हैं, इसको अपन माइनस साइन ले लेते हैं, बिकॉज इट इज एम्प्टीइंग द टैंक। एम्प्टी वाले वर्क को अपन ने नेगेटिव ले लिया और फिल करने वाले वर्क को अपन ने पॉजिटिव ले लिया। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, बट एक बात ध्यान रखना, अगर फिल करने वाले को पॉजिटिव दिया है तो एम्प्टी करने वाले को नेगेटिव लेना, या अगर फिल करने वाले को नेगेटिव दिया है तो एम्प्टी करने वाले को पॉजिटिव लेना। ये नहीं कि दोनों के साइन को सेम कर दिया फिर रोते हुए आगे की सर आंसर नहीं आया, ठीक है। अब क्योंकि ये जो टैंक है, ये जो पाइप है, ये इस टैंक को 4 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में इट विल फिल 1/4 ऑफ द टैंक। This pipe in 1 hour it will empty half of the tank, क्योंकि 2 घंटे में वो पूरे के पूरे टैंक को खाली कर देता है, तो 1 घंटे में हाफ ऑफ द टैंक को खाली कर देगा। ये वाली जो पाइप है सर, ये पाइप 1 घंटे में 1/3 ऑफ द टैंक को खाली कर देता है, ठीक है। अगेन नाउ आई वांट टू कैलकुलेट, जब तीनों एक साथ काम कर रहे थे तो क्या होगा। So in 1 hour, work done will be 1/4 minus 1/2 minus 1/3. अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, 4, 3 और 12 का जो एलसीएम होता है मेरे दोस्त, वो 12 होता है। So this will be 3 minus 6 minus 4
which will be equal to minus 7/12. This will be equal to minus 7/12. Please confirm somebody. I hope there is no problem in this calculation. Yes. So this Yes, will sir. be minus 7/12. Yes, sir. इसका सही मतलब है। ये है कि जब तीनों टैंक एक साथ काम कर रहे थे तो 1 घंटे में 7/12 टैंक को 7/12 पोर्शन को वो खाली करते हैं। मुझे खाली कितना करना है? 4/5 को खाली करना है, तो टाइम रिक्वायर्ड विल बी 7/12t will be equal to 4/5. 4/5 solve कर लो, so it will be time will be equal to 48/35 hours. तो 48/35 क्या हुआ? कोई कुछ बोल रहा है? So time will be equal to so the time will be equal to 48/35 hours. That means in 48/35 hours, the three pipes operating together will empty my tank, which is 4/5 full, जो कि 80% फुल था। ये तीनों टैंक में ये तीनों पाइप मिलके 48/35 आवर्स में, या आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। दैट विल बी 113/12 आवर 113/35 आवर्स, बट दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। इतने टाइम में ये तीनों पाइप मिलके इस टैंक को खाली कर सकते। इसी तरीके का सेम एग्जांपल हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। कैसे पढ़ के आ रहे हैं सर? 3 लोग एक काम को करने गए थे, 2 लोग काम को करते हैं, एक जो है दो लोग जितना काम करते हैं, एक जो है उस काम को तोड़ देता है। सपोज द 3 persons are making a wall, 2 persons are constructing the wall, the third one is demolishing the wall. अब आपको ये बताना है कि अगर तीनों ने एक साथ काम करने की कोशिश की, तीनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, तो इन हाउ मेनी डेज विल द 3 of them will finish making the wall? This is the same question जो अपन ने यहाँ पे किया है। This is the same question. So pipe and cistern is in one or the other way related to the topic of time and work that we had already studied. So we will discuss only one example here. एक और example है, but I am leaving this example for you guys to do. This is a solved example of your book. ठीक है? Next topic here is, we are moving to the next topic today. The name of next topic is time, speed and distance. अब भाई time, speed and distance जो है, ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। देखो भाई, आप लोग भी इस टॉपिक से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैं भी बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। ठीक है, मैं बचपन से पढ़ा, फिर मैंने 3-4 साल 5 साल पढ़ाया, तो मेरे को ये टॉपिक जो है, एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक। करना क्या है इसमें भाई, आपको अपने घर से अपने फ्रेंड के घर तक जाना है, एंड द टोटल डिस्टेंस इज से 1 किलोमीटर और से 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर जाने के लिए, नाउ द टाइम दैट यू विल टेक विल डिपेंड अपॉन द स्पीड। आप जितनी तेजी से जाओगे, आप उतने कम टाइम में पहुंचोगे। जितने धीरे चलोगे, उतना ज्यादा टाइम आपको लगेगा पहुंचने में। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला नंबर 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, फॉर्मूला नंबर 2। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, चौथी चीज यहाँ पे जो चौथा फॉर्मूला होता है, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, द डिस्टेंस एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। इस फॉर्मूले को याद मत रखो, बेकार में अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले को कट इसलिए कर दिया बेटा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि एक इंसान ए से बी तक गया और बी से ए तक आया, यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बोथ द केसेस इज इक्वल। दैट इज व्हाई हियर द एवरेज स्पीड इज कमिंग आउट टू बी 2uv अपॉन u प्लस v। बट उसको मत याद, बेकार में अपने छोटे से दिमाग में, जिसमें कि सिर्फ एमबीज में स्पेस है, क्यों इसको याद करके कोई 1 kb और 2 kb का स्पेस यू आर ऑक्यूपाइंग। डोंट नॉट रिक्वायर्ड।
एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हम केस बाय केस देखेंगे कि कैसे कैसी चीजें आती हैं, देन वी विल कैलकुलेट द एवरेज स्पीड और व्हाटएवर विल बी आस्क्ड वी कैन कैलकुलेट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर टाइम इंक्रीज कर रहा है, एक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी बट आप लोगों को शायद वो चीजें समझ में नहीं आई। The concept was, if my income is increasing by 1 by 5, if my income is increasing by 1 by 5, so I need to uh, decrease my expenditure. Suppose करो कैसे हाँ, if the price of gold is increasing, if the price of sugar has increased by 1 upon by 20%, so I need to decrease my consumption by 1 upon 5 plus 1, that is 1 by 6th time, and 1 by 6th time or 16.66% मेरे को अपने कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि मेरा जो नेट price है, the net I'm paying for sugar, that should not increase. This concept we will utilize while solving some of the questions. नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं है. I will solve the question in number of manners, number of ways. So straight away jump into the question. Straight away jumping to the question. A man travels first 50 kilometer at 25 kilometers per hour, next 40 kilometers at 20 kilometers per hour, and then 90 kilometer at 15 kilometers per hour. Find his average speed. जल्दी से निकाल के बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी. फास्ट. सर 18 किलोमीटर पर आवर. बेटा गलत आंसर मत देना, डांट खा जाएगा. Yes, the average speed will be 18 किलोमीटर पर आवर. कैसे आया सर 18 किलोमीटर पर आवर? देखो 50 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस अपन निकालेंगे, फिर टोटल टाइम टेकन निकालेंगे. टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 50 plus 40 plus 90. So this is equal to 180 kilometers, and total time taken कितना हो जाएगा? 50 divided by 25 is 2, 40 divided by 20 is 2, and 90 divided by 15 is 6. So this will be 180 divided by 10. This is equal to 18 kilometers per hour. This will be the average speed. This will be the average speed of the man. क्या हो गया average speed? Average speed is defined as total distance divided by total time. This is equal to 180 divided by 2 plus 2 plus 6, which is nothing but 18 kilometers per hour. Next question. If a man travels 10 kilometers per hour from A to B and again 15 kilometers per hour from B to A, find the average speed of the man for the complete journey. जल्दी से बताइए क्या होगा? What will be the answer? सर 12 हो गया. हाँ सर 12. क्या बोल रहे हो? क्या? ठीक है, इसको कैसे करेंगे भाई? टोटल डिस्टेंस ए से बी के बीच का मान लो डी. सो ही इज गोइंग, so the total distance traveled by the man will be equal to d plus d because he's going and he's returning, and total time will taken will be d upon 10 plus d upon 15. So while solving it, it will be 2 into 10 into 15 divided by 15 plus 10, which will be nothing but 12 kilometers per hour. 12 kilometers per hour. इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. मैंने इसको कंसेप्ट से किया कि भाई टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. मुझे फॉर्मूला नहीं याद है. आई एम वेरी पुअर इन रिमेंबरिंग द थिंग्स. So this will be total distance traveled by total time. Since he is going from A to B and then he is returning from B to A, so the total distance traveled in this case will be 2 times of the distance between A and B. क्योंकि एक ही डिस्टेंस को उसने 2 बार ट्रैवल किया. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो गया था कम स्पीड से, आया है ज्यादा स्पीड से. तो ठीक है, टाइम अपन निकाल लेंगे.
एक वेरिएबल के टर्म में आ रहा है टाइम, तो हमारा टोटल डिस्टेंस भी तो वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे. So there is no point in remembering the formula and unnecessarily troubling your mind. चलो नेक्स्ट इज ट्रेन. अब ट्रेन के केस में बेटा बहुत सारी केसेस आते हैं कि जब ट्रेन जो है एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ट्रेन एक आदमी को क्रॉस कर रही है, ट्रेन किसी चीज को क्रॉस कर रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा. तो यहाँ पे दो सूत्र हैं, दो फॉर्मूले हैं, दो चीजें हैं, याद रखना हमेशा. रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा. अगर एक ट्रेन, अगर both the trains are traveling in opposite direction, that means if both the trains are traveling in opposite direction, और अगर एक ट्रेन की स्पीड u है और दूसरे ट्रेन की स्पीड अगर v है, so the net speed will become u plus v. What I am saying, if both the trains are traveling in opposite direction, if the speed of one train is u and the speed of other train is v, then the net speed will become equal to u plus v. This is formula number first. Second thing is, अगर एक ट्रेन की लेंथ a है, दूसरे ट्रेन की लेंथ अगर b है, तो अगर इन दोनों ट्रेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करना है, so the total distance traveled in this process will be equal to a plus b. If the speed of one train, if the length of one train is a and the length of other train is b, and both the trains are required to cross each other, then the total distance traveled by the train will be equal to a plus b. इन दोनों कंसेप्ट पे सारे के सारे सवाल हो जाएंगे, और कुछ क्या, और कोई भी चीज को याद करके अपने दिमाग को ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है. दूसरी चीज ये होती है कि ट्रेन इज क्रॉसिंग ए पोल, उस केस में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन. इफ ए ट्रेन इज क्रॉसिंग ए मैन, then in that case total distance traveled by the train will be equal to the length of the train. If the train is crossing a platform, in that case the total distance traveled by the train will be equal to length of the train plus length of the platform. ठीक है, क्योंकि वो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी वो अपनी लेंथ तो कवर कर ही रही है, साथ में वो अपने प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी कवर कर रही है. सो द टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म. So these are the some variations. As we will do the questions, then we will understand better. I'm finishing the theory. आपका काम यहाँ से होगा कि आपको questions करने होंगे. जितने questions करोगे बेटा उतनी ही चीजें क्लियर होंगी, नहीं करोगे नहीं क्लियर होंगी. सीधी सी बात है. The question is, two trains running in the same direction. Running in the same direction मतलब दोनों की स्पीड को उल्टा कर दो. अब आप उस स्टेज पे आ गए हो जहां पे आपको क्वेश्चन देखने के बाद आपको you have to make small conclusions in your mind. Otherwise चीजें नहीं क्लियर हो पाएंगी बेटा. एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने. क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए the basic inputs that is being given here, but किस तरीके से करना है, how to be warp fit, that you have to decide. कैसे warp fit बनोगे? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के बाद try to make small conclusions. पहला कंक्लूजन जो आपके दिमाग में आना चाहिए इस क्वेश्चन की पहली लाइन को पढ़ने के बाद, two trains running in the same direction at 40 km per hour and 22 km per hour. That means आपको ये आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि that you are going to decrease their speed. So the net speed here will be 40 minus 22, which is equal to 18 kilometers per hour. अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है. They pass each other. They are traveling in different direction and they pass each other. Sorry, they are traveling in same direction and they pass each other in 1 minute. और ये दोनों एक दूसरे को 1 मिनट में क्रॉस कर देते. बहुत अच्छी बात है सर. Now the question is saying if the length of first train is 125 meters, what will be the length of other train? मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे अपन ने स्पीड निकाली, and if the trains are crossing each other, that means the net distance that will be traveled by both the train will be equal to L1 plus L2.
इसकी लेंथ को 125 दिया हुआ है, माना कि दूसरे वाले की जो लेंथ है दैट इज L1। ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस दैट विल बी ट्रेवल्ड। टोटल टाइम हमें कितना दिया हुआ है? टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 1 मिनट, जिसको अपन क्या करेंगे, अपन इसको 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट, ठीक है, इसको अपन 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। 18 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, 170 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हो, इन दैट केस द मल्टी टाइम फैक्टर इज 5/18। किलोमीटर पर आवर जो आपका स्पीड दिया हुआ है, उसको अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको मीटर पर सेकेंड में स्पीड मिल जाती है। कैसे किया सर? कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। किलोमीटर को जब मैं मीटर में चेंज करूंगा, आई नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो मैं यहाँ पे आई विल राइट इट एज 1 किलोमीटर को मैंने 1000 मीटर और 1 आवर को मैंने 60 इंटू 60 सेकेंड्स कर दिया। भाई 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होता है। आप 3600 लिखो, मुझे तो ये 60 इंटू 60 दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आएगा। सबसे पहले 0 0 0 0 को कैंसिल कर दो, ये 10 है, ये 36 है, तो इट विल रिड्यूस टू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। इट विल रिड्यूस टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जानते हो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जहां पे भी कहीं किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और अगर आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो डायरेक्ट आप स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उल्टा दिया हुआ है तो 18/5 से कर दो, ठीक। नाउ दिस विल बी 18 मल्टीप्लाइड बाय 5/18। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो L1 और लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन विल बी इक्वल टू 300 minus 125, which is nothing but 175 meters. So the length of second train L2 or L1, whatever it will be 175 meters. This is how the question is to be solved. The length of other train will be nothing but 175 meters. ठीक है? Next question. A train passes a station platform in 36 seconds, and a man standing on the platform in 20 seconds. बहुत अच्छी बात है। If the speed of the train is 54 km/h, then what is the length of the platform? बहुत अच्छी बात है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एक चीज देके, यहाँ पे इन्होंने दोनों चीजें पूछी। एक पे इन्होंने लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछ लिया और दूसरा इन्होंने लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछ लिया। तो चलो भाई निकालते हैं, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे सर? सर 240। एक मिनट बेटा, लेट मी फिनिश फर्स्ट, देन आई विल लुक एट योर आंसर। इसको अपन ने मान लिया LT which is equal to length of the train और LT आपने मान लिया लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। पहले केस में क्या दिया हुआ है? इट इज ट्रैवलिंग, इट इज क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म इन 36 seconds. तो LT plus LP will be equal to 36 multiplied by 54 multiplied by 5/18। अब जिनको 5/18 क्यों किया ये समझ में नहीं आया हो वो पीछे जाके देख लो। So this will be 2। इसको ऐसे ही रहने दो, don't cancel it, don't simplify। सेकेंड केस में क्या हुआ? इट इज क्रॉसिंग द मैन in 20 seconds. तो जब वो आदमी को ट्रेवल क्रॉस करे, that means it will cover only the distance, only its distance, divided by or LT will be equal to 20 multiplied by 54 multiplied by 5/, ठीक है सर। अब आप क्या करोगे? अब आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो। दो तरीके हैं यहाँ से सॉल्व करने के। या तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो एक आपके पास रिलेशन आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म के बीच। क्योंकि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। हमें दोनों चीजें चाहिए तो सॉल्व कर लेते चलो। दिस विल बी 18 3 जा 54, so this is 20 into 3 is 60, 60 into 5 is 300, so length of train will be equal to 300. Now 300 plus length of platform will be equal to 18 3 is 54
36 इंटू Sir, 3 540. करोगे आपको मिलेगा 108, और 108 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 540. तो नाउ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म विल बी इक्वल टू 540 minus 300, which is equal to 240. Sir, we can also So do the it length of directly. yes, you can also do it directly. You can also calculate it here. You can how you will do it directly? Sir, we'll take 36 minus 20, so total 16 seconds, and the speed is 15 meters per second. So 15 into 60 to 40. Yes. You can subtract the two equations. You can subtract the two equations and you can calculate. Yes, no problem. I don't have an issue. आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके आप डायरेक्टली कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन मतलब स्पीड को जोड़ दो. स्पीड को जोड़ेंगे तो 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 150. Their lengths are 1.10 किलोमीटर एंड 0.9 किलोमीटर. अपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड को जोड़ दो तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 किलोमीटर. एंड द नेट स्पीड इज, अब देखो अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन टू कवर द फास्टर ट्रेन. The time taken by slower train to cover the faster train. जब इस टाइप का इक्वेशन, जब इस टाइप की कंडीशन आएगी तो आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा. सर क्या एनालाइज करना पड़ेगा कि जो ट्रेन धीरे चल रही थी, मतलब ये जो 60 किलोमीटर वाली ट्रेन है, ये फास्टर ट्रेन को यानी कि 1.10, ये जो 90 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली जो ट्रेन है, इसको क्रॉस करेगी. कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में? तो बेटा इसको क्रॉस करने के लिए टोटल डिस्टेंस दैट दिस ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू कवर इज स्टिल 1.10 प्लस 0.9 which is equal to 2 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस जो ये वाली ट्रेन ट्रेवल करेगी टू कवर द फास्टर ट्रेन इज स्टिल 2 किलोमीटर एंड इसकी स्पीड कितनी है? 60 kilometers per hour. So the time taken by this train will be 2 kilometer divided by 60, 2 divided by 60 hours, which is equal to 1/30 hours. अब ये 1/30 hours से तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. 1 hour में 60 minutes होते हैं. 60 minutes divided by 30 minutes. 60 divided by 30, which is equal to 2 minutes. So this train will take 2 minutes. Yeah? 48 seconds you are. 48 seconds you are getting. How? Yes, sir. How? It would be because 1/75 hour would be the answer. And sir, 1/75 into 3000. Why 1/75 will be the answer? Why 1/75 will be the answer? Sir, we take the distance to be 2 kilometers and the speed would be 150 kilometers. So why 150 kilometers? I am saying एक मिनट. I am saying the speed will be 60 kilometers. Why the speed will be 150 kilometers, my dear friend? Tell me. Sir, because we have to find Why relative speed. Both trains are moving, not only one. But what I am saying, I am required to calculate the time taken by the slower train to cross the faster train. So we have to find the relative velocity of the slower train with the faster train, because the faster train is also moving in the opposite direction. No, but still I am not able to get it. Can you please elaborate? Well, I totally agree with you, and I had desperately done this mistake. Actually, this is a thing जिसमें सबको maximum को confusion होता है, and I wanted to see whether you guys have confusion or not. And really, I am very happy to note that there is no confusion at all. See, the condition will be the same, क्योंकि भाई छोटी जो ट्रेन धीरे चल रही है वो ट्रेन बड़ी फास्टर ट्रेन को क्रॉस करे
या जो ट्रेन फास्ट चल रही है वो ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करे, द थिंग इज सेम। भाई ट्रेन को क्रॉस ही तो करना है, द टाइम इज नॉट गोइंग टू चेंज। फर्दर एक दोनों ट्रेन मूव हो रही है, सो यू विल टेक द वेलोसिटी एज इक्वल, यू विल टेक द वेलोसिटी ऑफ बोथ द ट्रेन। यहाँ पे ये जो 60 किलोमीटर पर आवर दिया था, दैट वाज a mistake, and I just wanted to see how many of you could catch the mistake, and only 2 of you could catch. That was really very sad. That was really very sad. Anyways, so the correct answer of this question will be 48 seconds. कैसे आएगा ये आप लोगों ने कर लिया है, बाकियों को इंटरेस्ट नहीं है, so I'm not going to explain this question. जो आप लोगों का 48 सेकंड्स आया है, that is correct, that is totally correct. कैसे आया ये आप लोग को, आप दोनों को पता है, so I'm not going to do this again. ठीक है? The correct answer of this question will be 48 seconds, and not the answer that we are getting. That I wanted you to know, that I wanted you to accept, that is 2 minutes. That will not be the answer. The correct answer of this question will be 48 seconds. Right? चलो इस क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं, then we will move to the next topic. और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे वो लोग देंगे, पार्थ एंड रुद्र are not going to speak anything, others will speak. The time you have is 1 minute to solve this question. अगर पार्थ and रुद्र, if you have solved the question, then you can message me the answer. Is boat and stream. बोट एंड स्ट्रीम के टॉपिक को हमें आज डिस्कस करना है। देखो होता क्या है, जब कोई बोट नदी में बहती है, देयर आर 2 कंडीशंस, वन कंडीशन इज अप स्ट्रीम एंड द अदर कंडीशन इज डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की कंडीशन वो होती है, और नदी में क्या होता है बेटा, देखो नदी में जो लहरें होती है, उन लहरों की भी एक स्पीड होती है, और हमारे बोट की भी एक स्पीड होती है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या बोलेंगे कि बोट की स्पीड है u, और जो लहरें हैं, जो स्ट्रीम है, उसकी स्पीड है v। अब मान लो लहरें जो है वो इस डायरेक्शन में बह रही है, और बोट को भी जो है वो इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करना है। इसकी स्पीड u है, इसकी स्पीड v है। सो द नेट स्पीड ऑफ द बोट, क्योंकि बोट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है जिस डायरेक्शन में लहरें फ्लो कर रही हैं, सो द नेट स्पीड विल बी इक्वल टू u प्लस v। और अगर उल्टा हो जाए, बोट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है इन कंपैरिजन टू द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, इन कंपैरिजन टू द डायरेक्शन ऑफ लहरें, in that case the speed will be equal to u minus v. Here we are not discussing the case where the speed of stream is more than that of boat. हम वैसा केस नहीं डिस्कस कर रहे हैं जहां पे लहरों की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा है। अगर ऐसा केस डिस्कस करने लगेंगे तो उस केस में क्या होगा कि हमारी जो बोट है वो तैरी होगी। ठीक है, सो अब जो है यहाँ पे ये दो चीजें होगी, अप स्ट्रीम हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया, डिस्टेंस जो दिया होगा उसके हिसाब से हम लोग अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस तरीके से वी कैन यूज इट एंड कैन फॉर्मुलेट इट, जो भी चाहिए होगा वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस ए वेरी स्मॉल एग्जांपल क्विकली। A man can go 3/4 quarter of a kilometer against the stream in 11 1/4 minutes. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 3/4 क्वार्टर्स मतलब 3/4 किलोमीटर्स। कोई दिक्कत नहीं है, we will calculate it and we will simplify it later. 3/4 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड against the stream मतलब he is going upstream, so u minus v will be equal to 3/4, और टाइम इसको कितना लगा 11 1/4। 11 1/4 is nothing but 45/4 multiplied by 45 multiplied by 4। इतनी इसकी स्पीड आई, और ये स्पीड आई किलोमीटर पर मिनट। यूनिट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है,
मिनट का ख्याल नहीं रखोगे तो क्वेश्चन में गड़बड़ होने लगेगी। सो हियर u minus v is equal to 3/4 multiplied by 45 multiplied by 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, which is equal to 1/15 kilometers per minute. Similarly, u plus v will be equal to 3/4 multiplied by 15 multiplied by 2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, so this is equal to 1/10 kilometers per minute. Find the speed of the man in still water निकालना है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों को ऐड कर दो, so what you will have 2 times of u is equal to 1/15 plus 1/10. 2 times of u is equal to 1/15 plus 1/10. Mind it, here the answer is still in kilometers per minute. तो इसको बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या होगा, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इज 30 here, so this will be 2, this will be 3, so this will be 1/6. So u will be equal to 1/6 kilometers, 1/6, 1/12 kilometers per minute. This will be kilometers per minute. अब इसको जो है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1/60 से डिवाइड करते हैं। मिनट को 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स, ठीक है। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1/60 से डिवाइड करते हैं, तो इट विल बी 1/12 divided by 60, which is equal to 60/12, which is nothing but 5 kilometers per hour. So the speed of the man in still water, or the speed in still water, is 5 kilometers per hour. This is how we are required to solve this type of questions. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स आएंगे, दोनों इक्वेशन दोनों वेरिएबल को सॉल्व करो, पैसा हजम, मार्क्स लो, आगे बढ़ो। The last topic of this chapter is simple interest and compound interest. कुछ टर्म्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं। प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा यूज होता है जब हम किसी को मनी देते हैं या किसी से मनी लेते हैं। जब अपन किसी इंटरेस्ट पे किसी को मनी देते या लेते हैं, that in that process the concept is called the simple interest. हम पैसा जो है हम इंटरेस्ट पे देते हैं। The money that we have borrowed or we have lent to someone, that is called the principal. Interest होता है the additional money जो कि borrower देता है हमें, that is called the interest. Amount is calculated as principal plus interest. Rate of interest जो होता है, at which rate the money is given. If the borrower pays the interest of rupees X on rupees 100 for 1 year, then the rate of interest is X% per annum. Suppose करो मैंने पार्थ से 100 रुपए लिए और 1 साल के बाद मैंने उसको 120 रुपए दिया. In that case, what I have done is I have paid 20 rupees extra on an amount of 100 rupees for a period of 1 year. So my interest will be 20% per annum. नेक्स्ट इज कन्वर्जन पीरियड. कन्वर्जन पीरियड होता है जितने टाइम के बाद हमारा इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट, हमारा इंटरेस्ट कितने टाइम के बाद कैलकुलेट होता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड. फर्स्ट थिंग इज सिंपल इंटरेस्ट, जो कि अपन जिसका फॉर्मूला होता है PRT/100. कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि आफ्टर एवरी पीरियड, आफ्टर एवरी कन्वर्जन पीरियड, माय प्रिंसिपल गेट्स मॉडिफाइड. मेरा प्रिंसिपल जो है वो चेंज होने लगता है. और प्रिंसिपल कैसे चेंज होता है? द न्यू प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रीवियस प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट ऑफ दैट पीरियड. सपोज करो मैंने पार्थ से 100 रुपए लिए 2 साल के लिए, बट इसने बोला कि सर आई विल चार्ज यू कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, वो चार्ज कर ले. तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब चार्ज करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा फर्स्ट ईयर में. मतलब मैंने इसे 1st of September 2020 को आई चार्ज
I borrowed ₹100 from him, and I said that I will pay you on 31st of August 2022. So he said me, okay sir, fine, I'm giving you, but you have to give me the compound interest. Okay, so compound interest का calculation कैसे होगा? And he also said me, sir, I'm very kind person, so I will just charge rupees 10% per annum. I will just charge 10% per annum. ठीक है सर, कोई बात नहीं. अब फर्स्ट ईयर में, that is from 2020 to 2021, the amount of interest that I have to pay on ₹100 will be equal to 100 into 10 upon 100 multiplied by 1, PRT upon 100, which is equal to ₹10. पहले साल पे मैंने उसको, मुझे जो मैंने ₹100 लिए थे, उस ₹100 पे मुझे 10 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ा. अब बात आती है 1st of September 2021. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 1st September 2021. नाउ उस दिन जो मेरा प्रिंसिपल होगा, ना माई P डैश विल बी नथिंग बट इनिशियल प्रिंसिपल जो मैंने लिया था प्लस दिस इंटरेस्ट जो कि मेरा 2020 से 2021 के बीच में जो आया वो वाला इंटरेस्ट. सो दिस विल बी इक्वल टू 100 plus 10 which is equal to 110. ठीक है, साल भर की बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, इट विल बी 110 into 10 upon 100 multiplied by 1. So this will be ₹11. Now my interest has increased to ₹11. पहले साल में मेरा 10 रुपया इंटरेस्ट था, दूसरे साल में मेरा जो इंटरेस्ट इंक्रीज होके हो गया वो ₹11 हो गया. क्यों ₹11 हो गया? दैट इज बिकॉज पहले साल में जो मेरा प्रिंसिपल था वो ₹100 था, दूसरे साल में जो मेरा प्रिंसिपल हो गया वो ₹110 हो गया. दिस टाइप ऑफ केस इन विच the principal keeps on changing after every conversion period, this type of case is called the case of compound interest. इस टाइप का केस जहां पे प्रिंसिपल हर कन्वर्जन पीरियड के बाद इंक्रीज होता रहता है, इस टाइप के केस को हम बोलते हैं द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus R upon 100 whole raised to the power n minus 1, where this n is the conversion period. Conversion period कैसे सर? अगर if the interest is calculated per annum and if we are talking about 1 year, 2 year, 3 year, in that case n will be equal to 1, 2, 3 respectively. However, if the interest is calculated half yearly, सबसे and we are talking and the total time is 1 year, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अगर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली तो माय फॉर्मूला विल गेट मॉडिफाइड लिटिल बिट. माय न्यू इंटरेस्ट रेट विल बी इक्वल टू R upon 2%. अगर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो मेरा जो लिखा है सर, A is equal to in bracket 1 plus R by 100 whole power n minus 1. सर वो तो इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला नहीं है, वो इंटरेस्ट के लिए नहीं है बेटा, वो अमाउंट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला. ये जो फॉर्मूला है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है. क्योंकि सर अमाउंट निकालने के लिए तो सर हम -1 निकाल देते हैं ना उसमें से. हाँ, अमाउंट निकालने के लिए आप -1, एंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 plus R raised to the power 100 raised to the power 1 plus R raised to the power 100 whole raised to the power n. अब जब इंटरेस्ट मेरा R/2 हो जाएगा and if you are calculating for 1 year, in that case my total number of conversion periods will be 1 into 2 which is equal to 2. और rate of interest, my new rate of interest will be जो previous था उसका half. So this is what the formula is. There are few questions that we will do. एक क्वेश्चन करते हैं. Madhav lent ₹7953 for 2 years and
1800 for 3 years at same rate of simple interest. And if we got total of rupees 2343.66 as the total interest, find the rate of interest. ठीक है सर, कैलकुलेट कर लेते हैं. कैसे करेंगे? हमें पता है 2343.66 will be equal to 7953 multiplied by 2 multiplied by r upon 100 plus 1800 multiplied by 3 multiplied by r upon 100. सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो, खुश हो जाओ, आगे बढ़ जाओ. बस खत्म. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, गेट द वैल्यू ऑफ. कोई बात नहीं, वो तो आएगा, यहाँ पे डेसिमल में ना बेटा. दैट विल कम, डोंट वरी, दैट विल कम. एक काम आप ये कर सकते हो, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द थिंग्स आप ये कर सकते हो. 2343.66 को आप 2343 लिख सकते हो, बट दैट इज आई एम नॉट श्योर whether it is going to help or not. That you will have to do. ये मजबूरी है बेटा, करना पड़ेगा. ट्राई करो, नहीं होता है सॉल्व या प्रॉब्लम आती है, then I will explain you. Don't use calculator. Be honest to yourself. Don't use calculator. I am leaving this year क्योंकि कैलकुलेशन में देखता हूँ. I am planning, अगर हो सकेगा तो we will do one or two session for calculation. But the basic thing is आपको डिवाइड तो आपको करना ही पड़ेगा. And that only you have. कोई और नहीं करता है, ये सिर्फ प्रोसेस आप ही करो. ठीक है, तो इसको करो. सॉल्व करना आपकी मजबूरी है. हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो अपन वहां पे देख के कुछ कर सकते हैं. क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो अपन कहाँ पे? So the answer 11. Sir, in the I don't know that. लेकिन आपने कैलकुलेट किया होगा तो डेफिनेटली यू वुड हैव कैलकुलेटेड इट करेक्टली, बट आई डोंट नो दैट. सीरियसली आई डोंट हैव. सर इजी. सर हम लोग सीधा भी डिवाइड कर सकते हैं. हाँ, सीधा भी डिवाइड कर सकते हैं. ये जो पूरा आ रहा है, वो हो जाएगा. ठीक है, ट्राई करना. नहीं होता है तो बता. इस क्वेश्चन को करो. Find a compound interest on rupees 12,000 for 3 years at 10% per annum compounded annually. देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये है. What I can do, how I can do this question? Yeah, 11 cube into 12. That will be 1331. 11 cube into 12 will be the total amount. You have to calculate the compound interest, my dear friend. मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं सिंपल एग्जांपल लेके बात. देखो, what I will do here is my way of approach is little bit different. मैं क्या करूंगा? मैं ₹100 से काम करूंगा और उसके बाद जितना भी काम, whatever I am getting, मैं उसको 120 से मल्टीप्लाई करके I will scale up my things. क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड? क्योंकि यहाँ पे द केस इज कंपाउंडेड. मैं क्या करूंगा? मैं आई विल एज्यूम दैट लेट द प्रिंसिपल इज 1000. ठीक है, अब मुझे ये पता है कि 1000 को जब मैं 10% कंपाउंडेड एनुअली करूंगा 3 बार, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10 upon 100 raised to the power 3, which will be equal to 1 plus 1 upon 10 raised to the power 3, which is equal to 1331. Now this is my amount. This is my amount. अब मैं क्या करूंगा? मैं प्रिंसिपल का मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा. My CI will be equal to 1331 minus 1000, which is equal to 331. अब 331 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे को डायरेक्ट मेरा आंसर आ 3972. अब मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं इसको करूंगा 300 plus 30 plus 1 multiplied by 12. Now this will be equal to 3600 plus 360 plus 12, which is equal to 372. So this will be equal to 397.
मेरे कैलकुलेशन करने का तरीका ये है, आप चाहो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, दे वोंट बी एन इशू, दे वोंट बी एन इशू, दे वोंट बी एनी प्रॉब्लम। मैंने इस क्वेश्चन को 1000 लेके किया, आप यहाँ पे 12000 लेके डायरेक्टली कर सकते हो। आपने 12000 लेके किया, मैंने ऐसे किया, देख लो दोनों केस में रिजल्ट जो आया है सेम आया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ you can do small innovations and you can modify the things, you can modify your effort, you can reduce your effort। ठीक है, ये चीजें कहीं कोई किताब में नहीं बताई जाती। you have to do small innovations। तो आप कैसे करोगे? जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करोगे? स्कूल का भी टेंशन है, ये भी है, वो भी है, यहाँ भी, वहाँ भी। ठीक है, जितना कर सकते हो उतना करो। This is what I can say। जितना कर सकते हो उतना करो, ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन हाँ the best thing is आपके साथ जो दूसरा कॉम्पिटिटर होगा उसके साथ भी यही प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर सकते कि मेरे को स्कूल भी जाना है, मेरे को यहाँ भी जाना है, मेरे को यहाँ भी जाना है। In spite of having all the loads, one of you is getting 48 marks, one of you is getting 54 marks, and one of you was only getting 10, 20, 10 or 20। कंडीशन सबके लिए सेम, टीचर सबके लिए सेम। ये मत बोलना कभी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम। So in this way I am ending this। The chapter is over from my end।